हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 7 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सिस्टर जेफ इनको सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और वर्ष 2023 के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। वैसे इस पुरस्कार की घोषणा नवंबर 2023 में कर दी गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये वैश्विक शिक्षक पुरस्कार पाने वाली 8वीं टीचर बन गई हैं। ये इसका 8वां संस्करण था इस बार, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूं टॉप 10 लोगों की लिस्ट में भारत से कौन सा नाम था, तो दीप नारायण नायक, इनका नाम जो है टॉप 10 की लिस्ट में था, लेकिन ये पुरस्कार जीते नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत से किसी को ये पुरस्कार पहले मिल चुका है क्या? हाँ, मिल चुका है। रंजीत सिंह, उनका नाम था रंजीत सिंह डिसाले, ठीक है। रंजीत सिंह डिसाले को ये पुरस्कार मिल चुका है। वैश्विक टीचर सम्मान या वैश्विक शिक्षक पुरस्कार कब मिला था? वर्ष 2020 में मिला था, 2020 में मिला था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये दिया किसकी तरफ से जाता है? तो ये दिया जाता है ग्लोबल टीचर पुष्कर वर्की फाउंडेशन की तरफ से। ग्लोबल टीचर पुष्कर वर्की फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नाम भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत से कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो भारत से शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उनके नाम देख लेते हैं। इनमें पहली हैं निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। दूसरी हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, जो कि HCL की CEO हैं। HCL की CEO हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और तीसरा नाम आता है सोमा मंडल का। सोमा मंडल कौन है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की चेयरपर्सन है, ठीक है, सेल की चेयरपर्सन है, इनका भी नाम याद रखिएगा। और चौथा नाम है किरण मजूमदार शॉ का। किरण मजूमदार शॉ कौन है? बाइकॉन की हेड हैं, इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो इनका नाम है गीतिका कौल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। गीतिका कौल जो हैं, ये पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी हैं जो सियाचिन में तैनात हुई हैं। अब बात हम लोग करें अगर सियाचिन की, तो सियाचिन ग्लेशियर जो है हिमालय की काराकोरम सीरीज में या काराकोरम श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है और ये समुद्र तल से 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। गीतिका कौल जो है भारतीय सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल हैं। इनको दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला ऑफिसर का खिताब मिला है, ठीक है। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर पे चलाया था इस पर अधिकार करने के लिए, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नदी का नाम बताओ, नदी का नाम क्या होगा? तो सियाचिन ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम है नुब्रा नदी, ठीक है, नुब्रा नदी ध्यान रखिएगा। और सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे ऊंचा हाईएस्ट ग्लेशियर है और दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 2023 में जितनी भी महिलाएं चर्चा में रही हैं, जिनकी तैनाती पहली बार हुई है, हम एक बार उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना। शॉर्टकट तो भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में रह जाती है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। तो वर्ष 2023 की हम लोग चर्चित महिलाएं देखते हैं। तो पहला नाम तो हम देखेंगे गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव हैं, ये कौन थी? ये पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है। दूसरा नाम देखिए जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा ये कौन है? ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन CEO बनी है, ठीक है। अच्छा, तीसरा नाम आता है लीसा फ्रॉन्चेटी। लीसा फ्रॉन्चेटी ये कौन बनी है? ये US नेवी की पहली महिला चीफ बनी है, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला नाम अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मिशेल बुलाक। मिशेल बुलाक कौन है? मिशेल बुलाक ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर बनी थी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला नाम आता है सेलेस्ते साउलो।
सेलेस्ते साउलो। तो सेलेस्ते साउलो कौन है? ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल महासचिव बनी है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला नाम आता है परमिंदर चोपड़ा का। तो परमिंदर चोपड़ा कौन है? परमिंदर चोपड़ा बनी थी भारत की सबसे बड़ी गैर वित्तीय फाइनेंस कंपनी जिसका कि नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसकी पहली महिला सीएमडी बनी है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला है नाम दीपिका मिश्रा। तो दीपिका मिश्रा कौन है? दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी बनी है। अगला नाम आता है सुरेखा यादव का। सुरेखा यादव कौन है? वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला बनी है। पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। अच्छा, राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है शिवांगी सिंह, नाम ध्यान रखिएगा, शिवांगी सिंह। अगला नाम अगर मैं बताऊं अवनी चतुर्वेदी का, तो अवनी चतुर्वेदी ने क्या किया था कि सुखोई फाइटर जेट को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी बनी है। ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला नाम आता है विजय लक्ष्मी रमन, जिनका कि अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो ये कौन थी? ये भारतीय वायुसेना की, इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी थी, पहली महिला अधिकारी जिनका कि अभी हाल ही में निधन हुआ था। अच्छा, अभी बताओ मिस इंडिया कौन बना? वैसे 2023 में मिस इंडिया 2023 की जो बनी है उनका नाम है नंदिनी गुप्ता, याद रखना। ठीक है। अच्छा, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? इनका नाम याद होगा, अभी हमने 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में रिवीजन किया था। तो इनका नाम था कैप्टन शिवा चौहान, ध्यान रखिएगा, कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है। चलो, अगला नाम आता है सुरभि जखमोला का। तो सुरभि जखमोला कौन है? विदेशी परियोजना में तैनात होने वाली बीआरओ की पहली महिला अधिकारी। ठीक है, बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला बनी है। अगला को देखते हैं। अगला नाम आता है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। तो ये वाला नाम तो आप लोगों को याद ही होगा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला नाम आता है मेघना अहलावत का। तो मेघना अहलावत कौन है? TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? मेघना अहलावत। अच्छा, अब बताओ मुझे पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन है? तो पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबरा हैं, इनका नाम ध्यान रखना। अच्छा, अब अगला बताओ नॉर्मन ई बोरलॉग 2023 पुरस्कार किसको दिया गया था? स्वाति नायक को। किसको दिया गया था? स्वाति नायक, इनका नाम ध्यान रखना। अच्छा, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा था? तो ये भोपाल था। अगला बताओ मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस में DG बनने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर, ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला नाम आता है हुमैरा मुश्ताक। तो हुमैरा मुश्ताक कौन थी? ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? हुमैरा मुश्ताक, इनका नाम ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ देश की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी थी? ये हमने लेटेस्ट करंट अफेयर में पढ़ा है। तो उनका नाम है दिशा नाइक। देश की पहली महिला फायर फाइटर एयरपोर्ट पे तैनात होने वाली दिशा नाइक, उनका नाम है। अच्छा, अगला बताओ देश की पहली महिला ADC सहायक डी कैंप, क्या नाम है इनका? मनीषा पीड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, मनीषा पीड़ी। अगला बताओ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसे हम ICFR कह रहे हैं, इसकी पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? कंचन देवी। ठीक है, कंचन देवी। चलिए, तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी महिलाओं की पहली बार चर्चित जो हुई थी 2023 में। करीब हम लोग ऐसे 24 रिवीजन हमने किए हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो अभी कंचन देवी को हमने देखा कि कंचन देवी कौन बनी है। कंचन देवी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में है, पहली महिला महानिदेशक बनी है। कौन? कंचन देवी। मनीषा पीड़ी कौन है? मनीषा पीड़ी बनी है देश की पहली महिला ADC सहायक डी कैंप बनी है मनीषा पीड़ी। और शिवा चौहान कौन है? शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली
सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है, मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए जय शाह। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं और ये इस समय बीसीसीआई के सचिव भी हैं और इस प्रकार का पुरस्कार पाने वाले भारतीय खेल प्रशासन में ये पहले व्यक्ति बन गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जय शाह जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अभी तक इन्होंने शपथ नहीं ली है लेकिन इनका नाम अनाउंस कर दिया गया है, तो इनका नाम है रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, 5 राज्यों में, तो वो राज्य थे, देखिए पहला तो था मिजोरम जहाँ पे जेपीएम पार्टी की सरकार बन रही है, ठीक है। दूसरा था एमपी, तीसरा था छत्तीसगढ़, ठीक, और चौथा था राजस्थान और 5वां था तेलंगाना। तो तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, मिजोरम में जेपीएम पार्टी की, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तीनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है। अच्छा, अगर अभी हम बात करें रेवंत रेड्डी की, तो रेवंत रेड्डी को इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि जब से तेलंगाना का गठन हुआ है ये तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, दूसरे सीएम बनेंगे, दूसरे नंबर के। अच्छा, तो फिर पहले कौन थे? तो पहले नंबर के जो मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव थे, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अभी बताओ तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद हो जाएगी राजधानी। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, मूसी नदी का भी नाम ध्यान रखना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को, ये भी ध्यान रखना। सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। राज्यपाल कौन हो जाएंगे? तमिलसाई सौंदरराजन हो जाएंगे, ठीक है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी तेलंगाना में 2 फेस्टिवल मनाए गए जिन्हें कि हम कहते हैं, पहला तो है बतुकम्मा फेस्टिवल। बतुकम्मा को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। एक और नाम है बोनालू फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा सोलर साइकिल ट्रैक जो है उसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। कितनी लंबाई है इसकी? 27 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, तेलंगाना में एक योजना चलाई गई थी, क्या नाम था? गृह लक्ष्मी योजना, ठीक है, गृह लक्ष्मी योजना, तो इसको भी ध्यान रखना। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तेलंगाना में लॉन्च हुआ है। 100% इंश्योरेंस वाला तेलंगाना का पहला गांव क्या बन गया है? बुखरा बन गया है, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी जो है आपकी तेलंगाना में ही स्थापित की गई है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किनकी मूर्ति है? ये संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 240 फीट की ये प्रतिमा है, इसको ध्यान रखना। विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगाया गया था? बताओ, ये लगाया गया था तेलंगाना में, ठीक है। हुसैन सागर झील कहाँ पर है या निजाम सागर झील कहाँ पर है? तो ये भी तेलंगाना में है। तो इतनी सारी चीज़ें तेलंगाना के बारे में, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम के मामले में टॉप पर कौन सा शहर है? ये हमको बताना है, ठीक है। तो टॉप पर जो शहर है वो है दिल्ली। दिल्ली में 14,158 मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दर्ज हैं। इतने सारे मामले दर्ज करके दिल्ली को टॉप स्थान मिला है, 1 नंबर। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई है दूसरे नंबर पर और बेंगलुरु है तीसरे नंबर पर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा, ये तो बात हो गई शहरों की। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में तो पहले नंबर पे हो जाता है यूपी महिलाओं के खिलाफ हिंसा में, दूसरे नंबर पर हो जाता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर हो जाता है एमपी। ये तीनों नाम भी याद रखना। अच्छा, अगर अभी मैं बात करूं एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी हो जाता है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है सारे क्राइम्स जो होते हैं इनका सबका डेटा रखता है, रिकॉर्ड रखता है। कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि कान को घुमाकर दूसरे तरफ से पकड़ लिया जाए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरी तरीके से कहूँ
कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन गया, तब क्या बोलेंगे, तब हम कहेंगे कि महिला एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बन गया है, कोलकाता। कौन सा शहर है, कोलकाता। तो ये नाम ध्यान रखिएगा। और लगातार तीसरी बार कोलकाता को ये स्थान मिला है, ठीक है। तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है, कोलकाता है, और सबसे बुरी जगह कौन सी है, दिल्ली है। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अभी बात करें कि सबसे ज़्यादा बाल शोषण के मामले कहाँ पर दर्ज किए जाते हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। पॉक्सो के मामले सबसे ज़्यादा कहाँ पर दर्ज होते हैं, तो वो महाराष्ट्र में दर्ज होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में आरपीएफ ने बच्चों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो बच्चों को बचाने के लिए आरपीएफ ने अभी नन्हे फरिश्ते नाम का ये ऑपरेशन शुरू किया है। इसके तहत आरपीएफ ने अभी 520 बच्चे बचाए भी हैं तस्करी से, मानव तस्करी से, बच्चों की तस्करी से आरपीएफ ने इतने बच्चों को बचाया है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि वर्ष 2023 के जो भी मुख्य ऑपरेशन थे एक बार उनका फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी बताओ, ऑपरेशन करुणा, करुणा ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था, करुणा चलाया गया था चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था, यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारतीय जो यूक्रेन में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति बताओ, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त कब चलाया गया था, तो दोस्त कहाँ गया था, दोस्त गया था तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद करने, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी बताओ, ऑपरेशन कावेरी कब शुरू हुआ था, सूडान में जब युद्धग्रस्त इलाका था वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए क्या शुरू किया गया था, ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। अच्छा, ऑपरेशन ऑल आउट बताओ, ऑल आउट का तो ऐसे ही बता सकते हैं, ऑल आउट आतंकवादियों का सफाया करने के लिए कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था। अगला बताओ, अगला ऑपरेशन ध्वस्त कहाँ चलाया गया था, ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था एनआईए के द्वारा, जो देश भर में आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग तस्कर हैं उन लोगों का पूरी तरीके से सफाया करने के लिए। अच्छा, अगला है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा किसके द्वारा चलाया गया था, उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा चलाया गया था। जो देवस्थल होते हैं, दैवीय स्थान होते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चलाया गया था ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला बताओ, अगला है ऑपरेशन राहत। राहत कब चलाया गया था, राहत चलाया गया था यमन में। यमन में युद्ध स्थल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। अच्छा, अजय बताओ, अजय, अजय तो अभी हाल ही में चला था, जब इजराइल से भारतीयों को वापस लाया गया था तब ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है। अच्छा, एक नाम ये अच्छा है तो बताओ इसको, अल अक्सा, ये हम पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ भी चुके हैं। अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड जो ऑपरेशन है ये एक कोड था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, ठीक है, हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो क्या कोड था, अल अक्सा फ्लड। और जब इजराइल ने इस हमले का जवाब दिया तब उसका क्या कोड रखा था, तो इजराइल ने जब जवाब भी हमला किया था तो उसका नाम था आयरन ऑफ स्वॉर्ड, आयरन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने 2023 की ये मुख्य ऑपरेशंस का रिवीजन किया है। तो आप लोग मेरे साथ ये बोलते चलो, अगर नहीं बोले हैं तो वीडियो पॉज करके इनको 2-3 बार बोलो, ये सब बिल्कुल आप लोगों को फटाफट याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। तो COP28 में बिहार को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है, किसके लिए, वनीकरण के प्रयासों के लिए। और COP28 हुआ कहाँ पर था, COP28 आयोजित हुआ था UAE दुबई में, ठीक है। बिहार को ये वनीकरण के प्रयासों के लिए, विशेषकर इनका जो एक जल जीवन अभियान था बिहार में जो चल रहा था, जल जीवन अभियान, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान दिया गया है। अच्छा, अगर अभी हमने हाल ही में फिलहाल पढ़ा था, अच्छा अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी मिशन दक्ष चला था बिहार में, ठीक है। मिशन दक्ष क्यों चला था, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को
चिन्हित करके उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए। डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पर है? पटना में है, पटना बिहार में। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया गया है? भागलपुर जिले में बनाया गया है। मधुबनी पेंटिंग की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ की पेंटिंग है? बिहार की पेंटिंग है। अच्छा, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? कोसी नदी कहलाती है, ये भी ध्यान रखना। कैश फॉर वेस्ट, कैश फॉर वेस्ट किसने शुरू किया था? पटना नगर निगम ने शुरू किया था, ध्यान रखना। सीबीडीसी करेंसी का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सीबीडीसी करेंसी का उपयोग जो है सबसे पहले किया गया था पटना नगर निगम के द्वारा। तो सीबीडीसी है क्या? सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये एक तरीके की ई करेंसी है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क बताओ, बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये हो गई बिहार की सारी बातें, इनको सबको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय हैं। तो परसिवरेंस रोवर का जिन्होंने संचालन किया है उनका नाम है डॉक्टर अक्षता मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये मंगल जो परसिवरेंस रोवर है मंगल ग्रह से चीज़ें इकट्ठे करने पर के मिशन पर लगा हुआ है। इससे क्या होगा कि मार्स जो ग्रह है उसको जानने में सहायता मिलेगी। तो इसका संचालन करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता मूर्ति बनी है। अच्छा, अभी इन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। अरुणा सुब्रमण्यम कौन है? अरुणा सुब्रमण्यम है, ये न्यूयॉर्क कोर्ट की पहली भारतीय जज बनी है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। सुष्मिता शुक्ला कौन है? सुष्मिता शुक्ला फेडरल बैंक की पहली भारतीय उपाध्यक्ष बनी है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाया है। तो अगर हम बात करें फ्यूजन की, फ्यूजन क्या क्रिया होती है? देखिए, फ्यूजन और फिशन दो क्रिया होती हैं। फ्यूजन को हिंदी में कहते हैं संलयन। संलयन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। उससे क्या होता है? एक भारी नाभिक बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर हम बात करें कि सूरज से एनर्जी जो जनरेट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से ही जनरेट होती है, ठीक है। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के द्वारा जनरेट होती है, ठीक। दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम नाभिक बनाते हैं, इससे एनर्जी जनरेट होती है। सूर्य क्या है? अक्षय ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरी होती है फिशन। फिशन को कहते हैं हिंदी में विखंडन, ठीक है, इसको विखंडन कहते हैं। विखंडन क्या होता है? भारी नाभिक तत्व उन पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, और जब न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है तो उन बमबारी के फलस्वरूप क्या होता है? जो भारी नाभिक के तत्व होते हैं वो छोटे नाभिक वाले तत्वों में टूट जाते हैं और उनके विखंडन से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा हम काम में आ जाती है। तो अभी जो न्यूक्लियर प्लांट, लेटेस्ट न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो विखंडन की प्रक्रिया पर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से संलयन और विखंडन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। एग्जाम्पल्स भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ आए होंगे और जो क्लास है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।